हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसएसटी जंक्शन में। आज हम बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में, यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में। इंडियन पॉलिटी में इससे पहले हम लोगों ने प्रस्तावना को देखा, उसके बाद हम लोगों ने अनुसूचियों के बारे में देखा, मौलिक कर्तव्य के बारे में देखा। आज हम देखेंगे नीति निदेशक तत्व के बारे में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सोशल वर्क से जुड़ा हुआ जितना भी टॉपिक है वो यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा और इंडियन पॉलिटी से संबंधित भी सभी टॉपिक्स पे एक एक अनुच्छेद के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए राज्य के नीति निदेशक तत्व को देखते हैं। तो दोस्तों, राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है, सबसे पहले इसका जो एक महत्वपूर्ण पहलू है जो लगातार पूछा जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर पूछा जाए राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो यह संविधान के भाग 4 में है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, संविधान के भाग 4 में है। अभी हम इस पर डिटेल्स में आएंगे और बात करेंगे। और दूसरा देखिए, ये अनुच्छेद 36 से 51, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 जो है वह नीति निदेशक तत्व से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका स्रोत क्या है, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये भी पूछा जाता है कि राज्य का नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अब ये है क्या, तो ये देखिए, विधायिका एवं कार्यपालिका के लिए ये निर्देश है, अनुदेश है। ठीक, इसके बारे में भी बात करेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण, मतलब यहाँ पर आते हैं भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, यानी संविधान सभा के जो भी सदस्य थे, जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उन लोगों के माइंड में यह चल रहा था कि भारत कैसा होगा, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में यह देश जाना जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो भी राज्य कानून बनाएंगे, नीतियाँ बनाएंगी, वह जनता के कल्याण के लिए होगा। और जो भी यहाँ पर है सब लोग कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। किसी के साथ कोई शोषण नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और अगर कोई पिछड़ा है तो उसको उनकी स्थिति में, आर्थिक स्थिति, सामाजिक राजनीतिक स्थिति में सुधार इत्यादि की बात कही गई है। साथ साथ मानवतावादी दृष्टिकोण को भी अपनाया गया है। सिर्फ हम इंसानों के लिए ही बात नहीं करते, यहाँ पर मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी के संरक्षण की बात कही गई है। तो यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य का जो एक सपना है भारत को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का, उसके लिए ये राज्यों को निर्देश दिया गया है। देखिए, ये गैर न्यायोचित है। कहने का मतलब कि ये सिर्फ राज्यों के लिए निर्देश है। ठीक है, यानी कि जैसे मौलिक अधिकार है, वो उसे अगर उसका उल्लंघन होता है तो हम जा सकते हैं अदालत में, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन ये जो नीति निर्देशक तत्व है, यह एक निर्देश है, एक अनुदेश है राज्यों के लिए कि अगर आप कोई नीतियाँ बना रहे हैं तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। ये राज्यों का कर्तव्य है कि वो इस चीज़ को फॉलो करे। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है, कोई राज्य इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम अदालत में नहीं जा सकते हैं। अर्थात ये क्या है, गैर न्यायोचित है। और देखिए, ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसे संविधान की मूल आत्मा कहा है। किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान का जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है, इसे क्या कहा है? संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो संक्षेप में जानिए कि भारत को क्या कहा है? एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का जो सपना रहा है संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे संविधान निर्माताओं का, उनके लिए या उनके द्वारा ये राज्य को, राज्य सरकारों को, या फिर राज्य से मतलब कोई भी संस्था हो गया, जो केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें, और भी बहुत सारे संस्था हैं जो किसी न किसी रूप में सरकार से जुड़े हैं, तो उनके लिए यह एक निर्देश है कि अगर वो किसी भी तरह का नीति तैयार करता है तो वह इन सभी बातों का, जो बात अनुच्छेद 36 से 51 में बताया गया है, वह उस चीज़ को फॉलो करे, उस चीज़ को ध्यान में रख के ही नीतियाँ तैयार करें। और अगर इस चीज़ को ध्यान में रखकर नीति तैयार की जाती है तो निश्चित रूप से भारत का जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वह निश्चित रूप से प्रूफ हो पाएगी, साबित हो पाएगी, और हम उसे प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। आइए अब हम देखते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। एक तरह से ये भी अधिकार ही है, लेकिन हमारे पास संसाधनों की अनुपलब्धता की वजह से इसे मौलिक अधिकार के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन ये गैर न्यायोचित अधिकार है। तो आइए 36 से 51 तक हम देखते हैं कि क्या क्या है। पहला अनुच्छेद 36 जो है, अनुच्छेद 36 में
राज्यों को परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 36 में जो राज्यों को परिभाषित किया गया है तो इसमें ये बताया गया कि राज्य का तात्पर्य जो अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो राज्यों की जो परिभाषा दी गई है उसी से संदर्भ यहाँ पे सेम वही राज्य का यही परिभाषा लिया गया है। इसके अंतर्गत जो भारत की संसद है, भारत की सरकार, राज्य की जो सरकारें हैं, विधानमंडल है, विधान परिषद है और भी जो संस्थाएं हैं, अन्य प्राधिकारी हैं, वो सब राज्य के अंदर आते हैं। तो अनुच्छेद 36 में राज्यों को परिभाषित किया गया है। वहीं अनुच्छेद 37 जो है, जो अनुच्छेद 37 ये कहता है कि ये गैर न्यायोचित है। कहने का मतलब है कि हम इसे न्यायालय में इस पर दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य के लिए ये अनुसरणीय है। गैर न्यायिक है परंतु यह निर्देश है राज्यों के लिए कि अगर वह कोई नीति तैयार करता है तो यह राज्य के लिए अनुसरणीय है, राज्य इसका अनुसरण करेगा, राज्य इसको फॉलो करेगा। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह इस नीति निर्देश को ध्यान में रखते हुए ही कोई नीतियाँ तैयार करे। अब देखिए अनुच्छेद 38 की बात करें तो अनुच्छेद 38 में यह निर्देश दिया गया है राज्यों को कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रयास करेगा, सामाजिक व्यवस्था प्रदान करेगा। तो देखिए यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्य रूप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना और उसका संरक्षण करना। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा हुआ है। और आय की असमानता को दूर करना, जो अमीरी और गरीबी है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो अगर कोई गरीब है तो उसकी स्थिति में सुधार लाया जाए, तो आय की असमानता को दूर करना, इससे संबंधित नीतियाँ तैयार करना। तो ये अनुच्छेद 38 जो है वो है जो लोक कल्याण की अभिवृद्धि से संबंधित है कि राज्य अगर कोई नीति तैयार करेगी तो वह अपने मन में इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही उसे तैयार करेगी, जिससे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को मजबूती मिले, उसे प्रोत्साहन मिले एवं उसका संरक्षण भी हो। वहीं अनुच्छेद 39 में बात किया गया है क्या कि जीविका के पर्याप्त साधन, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उन्हें जीविका के पर्याप्त साधन, समान रूप से उन्हें जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। कौन? तो राज्य। वहीं पर इसमें समान काम के बदले समान वेतन की बात भी कही गई है। अनुच्छेद 39 काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, समान काम के बदले समान वेतन किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो स्त्री और पुरुष के लिए समान काम से संबंधित समान वेतन की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 39 में है। तो यह राज्य के ऊपर निर्भर करता है, राज्य को अपने नीति में इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग पर रोक। ये अनुच्छेद 39 में ही है। देखे होंगे कि कम उम्र में ही क्या होता है, बच्चे जोखिम काम में लग जाते हैं और बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, बहुत सारे ऐसे जैसे होटल, ढाबे इत्यादि सब पर भी देखेंगे तो बहुत कम उम्र के बच्चे जो हैं वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो उनकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, इस बात के लिए राज्य क्या करेगा? प्रबंध करेगा कि उसका दुरुपयोग ना हो, इस तरह का कुछ वह अपना नीति तैयार करेगा। नेक्स्ट इसी में देखिए अनुच्छेद 39 को जो कि बाद में जोड़ा गया है, संविधान के नीति निर्देशक तत्व के तहत यह निर्देश दिया गया है राज्यों को कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, हर नागरिक के लिए समान न्याय की व्यवस्था हो एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है, वह अपने वकील इत्यादि करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य उस व्यक्ति को क्या करे? वकील उपलब्ध करवाए। तो इसीलिए यहाँ पर निःशुल्क विधिक सहायता की बात राज्यों के लिए कही गई है। वहीं अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 काफ़ी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए ये कहा गया कि ग्राम पंचायत को एक स्वायत्त संस्था की इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए उसे शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्रदान करेगा। ठीक है, तो यानी कि ग्राम पंचायत को एक
स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में स्थापित करना है, उसे शक्तियां प्रदान करना है ताकि वहां पर अच्छे से काम हो सके। तो ये अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 41, 41 में देखिए क्या है, 41 में है कि लोक सहायता पाने का अधिकार। ये कुछ दशाओं में, जैसे काम प्राप्त करने का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो यहाँ पर जो कुछ ऐसे दशा हैं, जैसे ले लीजिए बुढ़ापा, बेकारी, बीमारी, निःशक्तता, ये सब अगर ऐसे ऐसी स्थिति आती है ना, तो वहाँ पर नागरिकों के पास ये अधिकार है क्या, कि राज्य उसे इस तरह की अवस्था में वहाँ पर राज्य क्या करे, उसे सहायता प्रदान करे। लेकिन यह राज्य के लिए सिर्फ निर्देश है, ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। अगर राज्य हमें उपलब्ध नहीं करा पाती है तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसके खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 41 है क्या, कि अगर बुढ़ापा, बेकारी, बीमारी, निःशक्तता आदि है तो ऐसी स्थिति में क्या करे, राज्य व्यवस्था करे उसे सहायता प्रदान करने की। और काफ़ी सारी चीज़ इसमें दी भी जाती है। जैसे देखिए बुढ़ापा में यहाँ पर ये वृद्धावस्था पेंशन योजना है, उसमें वृद्ध लोगों को पेंशन दिया जाता है। बेकारी सबके लिए भी बेरोजगारी भत्ता इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। कुछ बीमारी है जैसे आयुष्मान भारत योजना, ये सब देखेंगे तो बीमारी सब में भी सहायता की जाती है। और निःशक्तता, अगर दिव्यांग इत्यादि लोग हैं तो उनके लिए भी राज्य व्यवस्था करती है। तो ये राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि जब हम सभी तरह के वर्ग के लोगों को हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे तभी सामाजिक न्याय, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की जो हमारी अवधारणाएं हैं वह फलीभूत हो सकेगी और हम उसे प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। अब आगे भी देखते हैं। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध की बात कही गई है। यह राज्यों का कर्तव्य होगा कि जो काम की जो दशाएं होंगी, मतलब जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं वहाँ की जो दशाएं होंगी वह क्या होगी, न्याय संगत होगी और वो मानवोचित दशाएं होगी। यहाँ पे ये नहीं कि जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे संस्था हैं जहाँ पर कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए काम करने का एक फिक्स टाइम है कि वो 7 बजे शाम तक या 8 बजे शाम तक, उसके बाद वो नहीं कर सकती है। तो वो एक तरह से वहाँ पर, और श्रमिकों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए। जो भी एक्ट वगैरह हैं उद्योगों से जुड़ा हुआ, फैक्ट्री एक्ट वगैरह देखेंगे उसमें बहुत सारा प्रावधान किया गया है। तो वहाँ यह राज्यों का कर्तव्य हो जाता है कि वह उस दशाओं को उपलब्ध कराए। तथा प्रसूति सहायता की भी बात कही गई है यहाँ पर अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। अनुच्छेद 43 की बात करें तो अनुच्छेद 43 में 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात कही गई है। श्रमिकों की मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। तो कर्मकारों के लिए यहाँ पर निर्वाह मजदूरी की बात कही गई है। साथ ही इसी में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी यह भी राज्यों का कर्तव्य होगा कि वह व्यक्तिगत स्तर पर या सहकारी स्तर पर क्या करे, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे, छोटे छोटे जो उद्योग हैं उसको बढ़ावा दे। तो अनुच्छेद 43 जो है, आर्टिकल 43, वह कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है राज्यों का, और यह भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 43 को जो है ना 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। पहले क्या था कि पहले उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों आदि की कोई भागीदारी नहीं होती थी। जो उनका ऊपर का अधिकारी वगैरह होते थे वही मतलब उसका प्रबंधन करते थे। लेकिन बाद में अनुच्छेद 43 क में ये जोड़ा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भी भागीदारी होगी, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उनकी भी भागीदारी होगी। इसलिए देखते होंगे कि अब अगर उद्योगों का जो प्रबंधन होता है उसमें व्यावसायिक संघ के कर्मचारी संघ, जो भी श्रमिक संघ है, उसके तरफ से भी उनका भी प्रतिनिधि उसमें शामिल होता है। वहीं 97वां संशोधन 97th अमेंडमेंट में यहाँ पर कहा गया कि सहकारी समितियों की अभिवृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा। कौन राज्य? सहकारी समितियों की अभिवृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा, अर्थात स्वैच्छिक संस्थाएं हैं या फिर जो भी अन्य संस्थाएं हैं उसको बढ़ावा देगी। आर्टिकल 44 के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात कही गई है। यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए समान सिविल संहिता की बात कही गई है। यानी भारत के नागरिकों के लिए सिर्फ एक ही संहिता होनी चाहिए, एक समान सिविल संहिता, हर नागरिक के लिए एक समान हर चीज़ होना चाहिए। आर्टिकल 45 की बात करें तो आर्टिकल 45 में देखिए इसमें कहा गया क्या कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख
और शिक्षा का उपवन, जो भी 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा, उनका जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उस पीरियड में उनके लिए देखरेख की व्यवस्था एवं उनके शिक्षा की व्यवस्था की भी जिम्मेवारी किसके ऊपर है, राज्य के ऊपर है। तो ये राज्यों का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 SC ST और जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं उनसे जुड़ा हुआ है। उनके लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की जो अभिवृद्धि होगी वह राज्यों का कर्तव्य होगा। कहने का मतलब कि उनके शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसे ध्यान में रखते हुए नीतियों को लाया जाएगा जिससे कि SC ST एवं अन्य दुर्बल वर्ग जो हैं उनका आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान हो सके। तो ये अनुच्छेद 46 है। वही अनुच्छेद 47 की बात करें 47 में, तो अनुच्छेद 47 में देखिए, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के पोषाहार स्तर में वृद्धि लाए और जो राज्य का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें सुधार करना किसका काम है, राज्य का काम है। तो लोक स्वास्थ्य यानी जो राज्य के नागरिकों का स्वास्थ्य है उसमें सुधार करना किसका काम है, तो यहाँ पर ये राज्य का कर्तव्य होगा। साथ ही मादक पेय पदार्थ और हानिकारक औषधि ड्रग्स वगैरह जो लोग लेते हैं तो यह इस पर प्रतिबंध लगाना भी क्या है, राज्य का काम है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इस बात का जिक्र किया गया है कि जो भी मादक पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, उस पर रोक जरूरी है। तो यह राज्यों का कर्तव्य होगा कि नीतियों के माध्यम से वह इन चीज़ों के उपयोग पर रोक लगाए। अनुच्छेद 48 की बात करें तो अनुच्छेद 48 में यह जिक्र है कि वैज्ञानिक प्रणाली से कृषि और पशुपालन का संगठन पर बल देगा। यह राज्यों का कर्तव्य होगा कि कृषि और पशुपालन से संबंधित जो भी संगठन है उस पर वैज्ञानिक प्रणाली से उस पर बल देगा और किसी भी दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाने का कर्तव्य भी राज्यों का है। तो अनुच्छेद 48 में ये बात है कि गाय, बछड़े एवं अन्य दुधारू पशु यदि है तो उनकी हत्या पर रोक लगाना ये राज्य का कर्तव्य होगा। चलिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक और जोड़ा गया अनुच्छेद 48 क, और इसके द्वारा कहा गया क्या कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, यानी पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण, यह भी जो है ना यह राज्य का कर्तव्य होगा। हर राज्य का कर्तव्य होगा कि वह वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण करे, उनकी रक्षा करे और उनके विकास की भी बात की गई है, संवर्धन की भी बात कही गई है। चलिए, अनुच्छेद 49 को देखते हैं। अनुच्छेद 49 जो है वह उसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करने की बात कही गई है। राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि अगर कोई भी इस तरह का इमारत है, कोई भी स्थान है, कोई भी वस्तु है जिनका एक ऐतिहासिक महत्व है, तो ऐसे स्मारकों का, ऐसे वस्तुओं का, ऐसे जो जगह है, स्थान है, उनका संरक्षण वो करे, उनका देखरेख करे, ये कर्तव्य होगा राज्यों का। अनुच्छेद 50 की बात करें तो अनुच्छेद 50 में है क्या कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और भारत में ये है भी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग इकाई है, न्यायपालिका भी स्वतंत्र है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात अनुच्छेद 50 में कही गई है और ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 50 में इस तरह की व्यवस्था की गई है, ये निर्देश दिया गया है राज्यों को। अब देखिए, अनुच्छेद 51 जो कि लास्ट है, ये अंतिम है नीति निर्देशक तत्व का, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है। कहने का मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है एवं सुरक्षा है उसको और मजबूत करना है। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंध भी अच्छे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए, न्याय संगत होने चाहिए, एक देश से दूसरे देश के बीच, एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच, इस बात पर भी ध्यान देना है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि, अगर कोई संधि हुई है, कोई अंतर्राष्ट्रीय विधि है तो उनके प्रति भी आदर की भावना होनी चाहिए, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। और जो अगर अंतर्राष्ट्रीय विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका निपटारे के लिए यहाँ पर मध्यस्थता की बात कही गई है, ना कि लड़ाई झगड़े से उसका निपटारा करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद की स्थिति में मध्यस्थता के माध्यम से निपटारे को प्रोत्साहन देना ये राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये जो है ये राज्य का नीति निदेशक तत्व है और यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना
का जो एक सपना है हमारे संविधान निर्माताओं का, उसी के लिए यह कुछ निर्देश दिया गया है, ताकि जो भी नीतियां राज्य के द्वारा बनाया जाए उसमें इन नीतियों को ध्यान में, इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उसे बनाया जाए। अगर इन सभी निर्देशों को ध्यान में रखकर कोई भी नीतियां तैयार की जाती है तो निश्चित रूप से भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हो पाएगी। थैंक यू सो मच। आज का यह लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।